हाँ सुनो अब ना सारे के सारे, आवाज आ रही होगी आप लोगों को। देखो, अपनी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक क्लास हो गई थी, है ना। फिर उसके बाद में कुछ टाइम का गैप लग गया। अब से अपन रेगुलर क्लास लेंगे, पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात, अभी हो सकता है कि एक दो दिन जो क्लास है वो आपको रिकॉर्ड मिले। उसके पीछे एक दो रीजन है। मैं एक तो सेकेंड ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बाद में क्लास को सीधे ऐप से क्या करूं, मैं लाइव चलाऊं, ठीक है ना। मतलब मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं करना चाहता, सीधा किस पे लाइव करना चाहता हूं, एप्लीकेशन पर ही क्या करना चाहता हूं, लाइव करना चाहता हूं। तो मैं इस चीज का ही वेट कर रहा था कि जल्दी से आप लोगों का रिजल्ट आ जाए, और शायद मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो तब तक आप लोगों को रिकॉर्ड क्लास ही इसकी मिलने वाली है। थोड़ा हो सकता है कि अभी थोड़ा कम टाइम के लिए क्लास मिले आप लोगों को, मतलब कम टाइम मिले, तो उससे ये मत समझना कि अपनी इतनी ही टाइम क्लास होगी। अपनी क्लास काफी ज्यादा टाइम तक के लिए भी होगी, ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, आप लोगों को पता हो तो। और अभी तक मैंने बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं देखे हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंटों के रिजल्ट नहीं देख पाए हैं साइट बिजी होने के कारण, ठीक है। और जैसे जैसे स्टूडेंट मार्कशीट भेजेंगे वैसे वैसे अपन को पता चल जाएगा किसके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जितने भी मुझे मार्कशीट मिली है उसके अंदर एक के 130 है, दो के 130 है ना, और एक के 131 नंबर है 150 के अंदर से, ठीक है। और बाकी कुछ नंबर प्रैक्टिकल में भी कट जाते हैं, लेकिन हाँ अच्छा स्कोर है, 130 प्लस स्कोर मैं अच्छा मानता हूँ। और हो सकता है लगभग काफी सारे स्टूडेंट 130 प्लस वाले मिल जाएंगे अपन को इसके अंदर, ठीक है। 130 बढ़िया स्कोर है, ठीक है ना। अच्छा स्कोर को स्कोर कहलाता है, 125 प्लस भी मान सकता हूं, लेकिन 130 बहुत अच्छा स्कोर होता है बीएससी के अंदर, ठीक है ना, 150 के अंदर से फिजिक्स में, ठीक है। तो आप लोगों का भी रिजल्ट आने वाला है, आप लोगों को पता चल जाएंगे किसके 130 के आसपास आते हैं, कितनों के 130 से ऊपर आते हैं, ठीक है। जैसा भी है बढ़िया है, ठीक है। अब अपन पिछली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अपना जो पहला पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स वो अपन ने स्टार्ट किया है। और उस पहले पेपर के अंदर जहां से अपन ने शुरुआत की है वो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि क्वांटम यांत्रिकी का विकास क्रम किस प्रकार का है, किस तरीके से आखिरकार क्वांटम यांत्रिकी की शुरुआत हुई, ठीक है। और उस विकास क्रम की यात्रा को ही मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को वो विकास क्रम एक बार और शॉर्ट के अंदर बता देता हूं, और फिर उसके बाद मैं उसको रिटर्न के अंदर लिखवा देता हूं। तो सुनो क्या बात थी। जो 19वीं शताब्दी है, और ये पूछता भी है क्वेश्चन, ऐसे इग्नोर मत करना कि यार विकास क्रम भी इतिहास भी कोई पूछता है, पूछा गया वो क्वेश्चन है ये ना। तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत एक छोटी सी स्टोरी है, उसको सुन लो, उसी को अपन को रिटर्न के अंदर लिखना होगा, ठीक है। तो क्या कहा जाता था कि जो 19वीं शताब्दी से पहले की बात करें अपन, तो इस भौतिकी के अंदर जितनी भी घटनाएं होती थी उन घटनाओं को अपन न्यूटोनियन मैकेनिक्स के माध्यम से सोल्व कर लेते थे। जैसे एक कार चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 10 घंटे बाद में वो कार कितनी डिस्टेंस तय कर लेगी ये हम ज्ञात कर पाते हैं। जैसे बारिश आ रही है, ठीक है। और जितनी भी इस यूनिवर्स के अंदर घटनाएं घटित हो रही है उन घटनाओं को जनरली अपन क्या करते थे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स के माध्यम से अपन क्या कर लेते थे, सोल्व कर लेते थे। लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी का अंत हुआ और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ, तो इस भौतिकी के अंदर ये कह सकते हैं अपन की इस नेचर के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी घटित है कि उनको अपन क्लासिकल फिजिक्स के माध्यम से नहीं समझा पाए। यानी कुछ ऐसे प्रयोग हुए कि जिन प्रयोगों को अपन क्लासिकल मैकेनिक्स से जब समझाने की कोशिश करते हैं, यानी उन प्रयोगों के परिणामों को क्लासिकल मैकेनिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लासिकल जो फिजिक्स है वो क्या हो जाती है, यहां पे आके ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। तो हमें एक नई फिजिक्स की जरूरत पड़ती है, उस फिजिक्स को अपन क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्वांटम फिजिक्स है इसकी शुरुआत जिसने करी, जिस वैज्ञानिक ने इसको एक नींव दी, इसको एक आधार दिया, उस वैज्ञानिक का नाम था मैक्स प्लांक। और ये जो मैक्स प्लांक है इसने 1900 के अंदर, लगभग अपन कह सकते हैं कि 14 दिसंबर 1900 को इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट के माध्यम से ही इस क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी गई है। मतलब एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि उस क्वांटम फिजिक्स के लिए एक नया विचार जो आया था वो मैक्स प्लांक के दिमाग में आया था। उन्होंने ये कहा था कि ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन सतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है।
और इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को ही अपन क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। और इस क्वांटा वर्ड से ही किसको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्वांटम मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, लेकिन 1900 से पहले ये मानते थे कि जो कण और तरंग है ये दोनों अलग अलग है। सन 1900 से पहले क्या माना जाता था कि कण और तरंग दोनों क्या है, अलग अलग है। कण की प्रकृति को समझने के लिए या कण की गति को समझने के लिए अपन न्यूटन की मैकेनिक्स का उपयोग करते हैं, और तरंग की प्रकृति को समझने के लिए या तरंग गति को समझने के लिए अपन किसका उपयोग करते थे, अपन यहां पे मैक्सवेल इक्वेशन का क्या करते थे, उपयोग करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद में, सॉरी 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ घटनाएं ऐसी है या कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनको क्लासिकल फिजिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करी, तो क्लासिकल फिजिक्स वहां पे आके ब्रेक हो गई। जैसे उन घटनाओं के अंदर पहली घटना आती है कृष्णिका। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, दूसरा आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरा आता है कॉम्पटन प्रभाव, चौथा आता है युग्म उत्पादन। ये जो प्रयोग हुए, इन प्रयोगों को जब क्लासिकल के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं क्लासिकल यहां पे आके ब्रेक हो गई, यानी क्लासिकल फिजिक्स इन प्रयोगों को नहीं समझा पाई, इन प्रयोगों के परिणामों को नहीं एक्सप्लेन कर पाई। तो हमें नई फिजिक्स की रिक्वायरमेंट हुई, और नई फिजिक्स की रिक्वायरमेंट हुई, और नई फिजिक्स की रिक्वायरमेंट हुई उसके लिए जो सबसे पहला वैज्ञानिक था जिसने इस क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी वो था मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक ने 1900 के अंदर एक विचार दिया था, वो ये था कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन सतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, और ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट को अपन क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं या फिर क्वांटा कहते हैं। और इस क्वांटा वर्ड से ही क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस, और कौन से प्रयोग को समझाने के माध्यम से इंट्रोड्यूस हुई, इस कृष्णिका प्रयोग को समझाने के माध्यम से क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हुई। तो दो तीन बातें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले मैक्स प्लांक ने इसकी नींव रखी। कौन से प्रयोग को समझाने के माध्यम से इसकी नींव रखी गई, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के माध्यम से इसकी नींव रखी गई। अब कोई ऐसे सोच रहा होगा तुम में से कि क्लासिकल फिजिक्स इनको समझाने में असफल रही, इसको हम कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे, कृष्णिका वाला, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला, कॉम्पटन प्रभाव वाला, तो हम देखेंगे कि क्लासिकल कैसे यहां पे आके असफल हुई, और फिर किस तरीके से क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा, कण यांत्रिकी के द्वारा इनकी सफल व्याख्या की गई, इस चीज को भी अपन इसके अंदर देखेंगे। तो फिलहाल आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए इसके इतिहास के लिए, कि 19वीं शताब्दी से पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के माध्यम से अपन सब कुछ समझते थे, और फिर उसके बाद में जो प्रयोग हुए, उन प्रयोगों को जहां क्लासिकल नहीं समझा पाई, उसके लिए फिर अपन को नई फिजिक्स की रिक्वायरमेंट हुई, उसी को क्वांटम फिजिक्स का नाम दिया गया, और मैक्स प्लांक ने इसकी नींव रखी 1900 के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, इसका इतिहास क्रम है। ठीक है, अब क्लासिकल क्यों फेल हो जाती है, उसके कुछ रीजन होते हैं। तो क्या होता है, जो क्लासिकल फिजिक्स है वो एक्चुअल में काम करती है किसके लिए, स्थूलाकार के कणों के लिए, और जो क्वांटम फिजिक्स है वो सूक्ष्म आकार के कणों के लिए, जैसे हो गया आपका परमाणु हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। ठीक है, और दूसरी बात कहे तो अपने दैनिक जीवन के अंदर अपन जितने भी वेलोसिटी को अप्रोच करते हैं, जितने भी वेग अप्रोच करते हैं, वो क्या होते हैं, सारे के सारे प्रकाश के वेग से कम होते हैं। लेकिन जब बात प्रकाश के वेग के बराबर वेग की आ जाती है, तो फिर उस कंडीशन के अंदर अपन को क्या जरूरत पड़ती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये तो अपन फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इस क्वांटम यांत्रिकी का क्या है, एक विकास क्रम है, एक यात्रा है, जिसके बारे में आपको कुछ लाइनें एग्जाम के अंदर लिखनी पड़ती है। लगभग एक पेज के आसपास इसकी लैंग्वेज है, तो मैं आप लोगों को वो लैंग्वेज लिखवा देता हूं, आप लोगों से एक बार पढ़ना तो आपको वो याद हो जाएगी। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई छोटा सा ही मुद्दा है। फिर अपन वन बाई वन एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके निष्कर्ष पढ़ेंगे प्रायोगिक, फिर उसके बाद में कहां क्लासिकल इसको नहीं समझा पाई, किस तरीके से क्वांटम इसको समझा पाई, उन सारी छोटी छोटी चीजों पर अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग लगाओ सारे के सारे, क्वांटम यांत्रिकी का विकास क्रम। फर्स्ट हेडिंग है क्वांटम के अंदर यूनिट फर्स्ट की, वो ये है क्वांटम यांत्रिकी का विकास क्रम। क्वांटम यांत्रिकी का विकास क्रम, ये क्या है, इसकी फर्स्ट हेडिंग है। ठीक है,
लगाओ हेडिंग क्वांटम यांत्रिकी का विकास क्रम। और मैं आप लोगों को लिखवाता हूं, वो सारी की सारी लाइनें आप लोगों को इसके अंदर लिखनी है। लिखो, लिखना न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम चिरसम्मत भौतिकी के आधार हैं। न्यूटन की गति के नियम चिरसम्मत भौतिकी के आधार हैं। सन 1900 से पहले, सन 1900 से पहले सभी परिघटनाओं का वर्णन, सभी परिघटनाओं का वर्णन इन्हीं के नियमों के आधार पर दिया जाता था। इन्हीं के नियमों के आधार पर किया जाता था। लाइन चेंज करके लिखना, ऐसा माना जाता था कि, ऐसा माना जाता था कि ब्रह्मांड में जो पदार्थ हैं, ब्रह्मांड में जो पदार्थ हैं उनके कण, उनके कण न्यूटन की गति के नियमों की पालना करते हैं। उनके कण न्यूटन की गति के नियमों की पालना करते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे, और विद्युत चुंबकीय तरंगे मैक्सवेल के समीकरण की पालना करती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे मैक्सवेल के समीकरण की पालना करती है। अर्थात कण और तरंग दोनों अलग अलग हैं। अर्थात कण तरंग दोनों अलग अलग हैं। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना, 19वीं शताब्दी के अंत एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग प्रस्तुत किए। वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग प्रस्तुत किए जिनको समझने के लिए, जिनको समझने के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी के नियम पर्याप्त नहीं थे। जिनको समझने के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी के नियम पर्याप्त नहीं थे। लाइन चेंज करके लिखना, इन प्रयोगों के परिणामों को, इन प्रयोगों के परिणामों को समझने के लिए, समझने के लिए एक नई यांत्रिकी की आवश्यकता हुई। एक नई यांत्रिकी की आवश्यकता हुई जिसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं, जिसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना, क्वांटम यांत्रिकी का जन्म, ऐसे बोल सकते हैं क्वांटम भौतिकी बोल सकते हैं ना, आप भौतिकी लिख लो ना। क्वांटम भौतिकी का जन्म कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के प्रयासों से हुआ।
कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के प्रयासों से हुआ। इस वक्र को समझाने में चिरसम्मत यांत्रिकी या चिरसम्मत भौतिकी, इस वक्र को समझाने में चिरसम्मत भौतिकी असफल रही। इस वक्र को समझाने में चिरसम्मत भौतिकी असफल रही। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। सन 1900 में मैक्स प्लांक के द्वारा एक विचार रखा गया। सन 1900 में मैक्स प्लांक के द्वारा एक विचार रखा गया, जिसके अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। इसी विचार से एक नई भौतिकी उत्पन्न हुई। इसी विचार से एक नई भौतिकी उत्पन्न हुई, जिसे क्वांटम भौतिकी कहते हैं। जिसे क्वांटम भौतिकी कहते हैं। तथा प्लांक की परिकल्पना के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि प्रयोगों की सफल व्याख्या की गई। आदि प्रयोगों की सफल व्याख्या की गई। अतः हम कह सकते हैं कि प्लांक ने क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी। प्लांक ने क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी। ठीक है, तो ये क्या था, इसका विकास क्रम था छोटा सा। अब आते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पर, जहां से आपकी क्वांटम स्टार्ट होती है। और ये टॉपिक था कृष्णिका, जिसके आधार पर ही क्या स्टार्ट होती है, क्वांटम यांत्रिकी। हाँ जी, सुनना मेरी बात, बहुत छोटी सी बात है, समझना। आज की क्लास के अंदर इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन सीखने की कोशिश करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन सीखेंगे, फिर इसके बारे में सीखेंगे, फिर इसका प्रयोग पढ़ेंगे, फिर प्रयोग से जो वक्र बनता है वो देखेंगे, वक्र के निष्कर्ष देखेंगे, फिर देखेंगे क्लासिकल कैसे फेल हो गया, क्वांटम कैसे इसकी व्याख्या करता है। चलो आओ, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। अब इस वस्तु पर मान लो रेडिएशन इंसिडेंट हुई है, इस पर विकिरण क्या हुई है, आपतित हुई है। पहले इसका टेम्परेचर कम था, ठीक है। जैसे ही रेडिएशन इस पर आपतित हुई, इसने क्या किया, इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, इनको अवशोषित कर लिया। और अवशोषित करने के बाद में इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये क्या करे, रेडिएशन को वापस क्या कर दे,
उत्सर्जित कर दे। क्या हुआ? एक वस्तु थी हमारे पास में जिस पर रेडिएशन इंसिडेंट हुई, रेडिएशन विकिरण आपतित हुई, इसमें सारी वेवलेंथ है, 0 टू इंफिनिटी तक सारी वेवलेंथ इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब ये वस्तु क्या कर ले, इसके पृष्ठ पर आपतित सभी वेवलेंथ की विकिरणों को क्या कर ले, अवशोषित कर ले कम ताप पर। जैसे ही अवशोषित करेगी इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हाई टेम्परेचर पर जिनको अवशोषित किया है उन्हीं को क्या कर दे, उत्सर्जित कर दे। तो इस वस्तु को ही क्या कहते हैं अपन, कृष्णिका कहते हैं। तो कृष्णिका को डिफाइन करने का तरीका क्या है, ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी वेवलेंथ की विकिरणों को अवशोषित कर ले, ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, कृष्णिका कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हो, ऐसी वस्तु जो निम्न ताप पर अपने पृष्ठ पर आपतित सभी वेवलेंथ की विकिरणों को अवशोषित कर ले और उच्च ताप पर उन्हीं को क्या कर दे, उत्सर्जित कर दे, तो ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे अपन, कृष्णिका कहेंगे। जैसे इसका टेम्परेचर कम था पहले, इस पर रेडिएशन इंसिडेंट हुई, अगर ये कृष्णिका है तो इसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। जैसे अवशोषित करेगी इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हाई टेम्परेचर पर उसी को क्या करेगी, ये इमिट कर देगी, उन्हीं को क्या कर देगी, उत्सर्जित कर देगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आप क्या कहने वाले हो, ब्लैक बॉडी कहने वाले हो, कृष्णिका कहने वाले हो। तो क्या डिफाइन करोगे, एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी वेवलेंथ की विकिरणों को अवशोषित करती हो, उस वस्तु को अपन क्या नाम देते हैं, कृष्णिका नाम देते हैं। या फिर एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी वेवलेंथ की विकिरणों को निम्न ताप पर अवशोषित करे और उच्च ताप पर उन्हीं का उत्सर्जन कर दे, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं अपन, कृष्णिका कहते हैं। यानी लो टेम्परेचर पर ये सबको अवशोषित करे और हाई टेम्परेचर पर ये सबको इमिट कर दे, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं अपन, कृष्णिका कहते हैं। अब जैसे नाम सुनते हो कृष्णिका तो मन में क्या आता है यार, लेकिन ऐसा नहीं है, कृष्णिका का काला रंग होना आवश्यक नहीं है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, सन, सूर्य। सूर्य क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर सभी वेवलेंथ के विकिरणों को क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, तो ये है कृष्णिका के बारे में छोटी सी जानकारी। फिर अपन कृष्णिका बनाएंगे, प्रयोगशाला में कैसे कृष्णिका बनाई गई वैज्ञानिकों के द्वारा, फिर उसका कोटर प्रयोग पढ़ेंगे, और उसका कोटर प्रयोग पढ़ने के बाद में अपन क्या करने वाले हैं, वक्र बनाएंगे, फिर वक्र के निष्कर्ष पढ़ेंगे, निष्कर्ष पढ़ने के बाद में कैसे क्लासिकल फेल हो गई, किस प्रकार क्वांटम ने इसको डिफाइन किया सफल तरीके से। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगाओ कृष्णिका, लिखो इसमें कृष्णिका के अंदर लिखना, एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित, जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंग दैर्घ्य, सभी तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित कर ले, सभी तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित कर ले, उसे कृष्णिका कहते हैं, उसे कृष्णिका कहते हैं। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके अगली डेफिनेशन लिखो। एक ऐसी वस्तु जो निम्न ताप पर, एक ऐसी वस्तु जो निम्न ताप पर आपतित, आपतित सभी तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करे, आपतित सभी तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करे और उच्च ताप पर उन्हीं का उत्सर्जन करे, और उच्च ताप पर उन्हीं का उत्सर्जन करे, उच्च ताप पर उन्हीं का उत्सर्जन करे, तो ऐसी वस्तु को कृष्णिका कहा जाता है। एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, अवशोषण क्षमता। अगर सभी वेवलेंथ के लिए इसकी अवशोषण क्षमता एकांक हो, एकांक का मतलब यहां 100% से है,
तो ऐसी वस्तु को आप क्या कह सकते हो, कृष्णिका कह सकते हो। ठीक है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके एक डेफिनेशन और लिख लो। वैसे तो एक ही काफी होती है, लेकिन फिर भी मैं 3 लिखवा रहा हूं। लिखो, ऐसी वस्तु जिसकी अवशोषण क्षमता, ऐसी वस्तु जिसकी अवशोषण क्षमता, जिसकी अवशोषण क्षमता सभी तरंग दैर्घ्य के लिए एकांक हो। सभी तरंग दैर्घ्य के लिए एकांक हो, उसे कृष्णिका कहते हैं। उसे कृष्णिका कहते हैं। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखो, साधारणतया, साधारणतया कृष्णिका काले रंग की होती है। साधारणतया कृष्णिका काले रंग की होती है, परंतु कृष्णिका का काला रंग होना आवश्यक नहीं है। परंतु कृष्णिका का काला रंग होना आवश्यक नहीं है। आगे लिखो, सूर्य एक आदर्श कृष्णिका है। सूर्य एक आदर्श कृष्णिका है जो उच्च ताप पर सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को, जो उच्च ताप पर सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को उत्सर्जित करता है। जो उच्च ताप पर सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को उत्सर्जित करता है। हाँ जी, मेरी बात सुन लो सारे के सारे। ठीक है, ये कृष्णिका को डिफाइन किया गया, इसके बारे में कुछ बताया गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका कोटर प्रयोग पढ़ेंगे, इसका वक्र बनाएंगे और इसके वक्र को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसका वक्र इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर क्लासिकल क्यों फेल हुई ये समझेंगे, किस कारण की वजह से क्लासिकल फेल हुई, इस बात को अपन क्या करेंगे, इस प्रयोग के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो अभी हो सकता है 1-2 दिन क्लास आप लोगों को रिकॉर्ड मिले, ऐसा नहीं होगा क्लास रिकॉर्ड ही मिलेगी आप लोगों को, ऐसा नहीं, अपनी लाइव क्लास चलेगी, बस थोड़ा सा टाइम का एडजस्टमेंट देख रखे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की मैथ की क्लास शाम की है, तो उस वजह से कई डिस्टरबेंस क्रिएट हो रखे हैं। ठीक है ना, तो और वो सर ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, ऑफलाइन ही पढ़ा रखे हैं, तो उसकी वजह से काफी स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रखे हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको वहां जाना भी पड़ेगा, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मानता हूं इस चीज को मैं ना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखो आप लोग कि आपकी क्लास लाइव ही चलेगी। पर्टिकुलर जो भी टाइम आप लोगों को दिया जाएगा, शायद शाम को 4 से 5 दिया जाए, चाहे सुबह 5:30 से 6:30 दिया जाए। ठीक है, जो भी टाइम आप लोगों को दिया जाएगा उस टाइम पे आप लोगों की क्लास लाइव ही होगी, 101% लाइव क्लास ही चलेगी। ठीक है ना, 1-2 दिन क्लास में रिकॉर्ड डाल दूंगा, उसको एडजस्ट कर लो आप लोग। कोई दिक्कत आए तो मुझको आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके प्रयोग को लेकर। ठीक है, पढ़ते रहो। जब भी आपकी लाइव क्लास चलेगी वो क्लास आप लोगों की सीधी ऐप पे चलेगी लाइव क्लास, और कोर्स में चलेगी इसके पे, जब तक आप लोगों को इसकी क्लास क्या दी जाएगी, रिकॉर्ड ही दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो सारे के सारे, अच्छे से पढ़ना। आपकी बार पूरा सिलेबस आएगा, 100% सिलेबस के साथ एग्जाम इस बार होने वाली है। ठीक है, तो सभी को पढ़ाई के लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।